एवरीवन, मेरा नाम रंजना सैनी है। मैंने हाल ही में इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस 2020 में यूपीएससी में इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में 31st रैंक हासिल किया है। मैं आज आपके सामने अपनी स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी। उससे पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से की है एंड फिर उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी में स्टैटिस्टिक्स में किरोड़ीमल कॉलेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में ही हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। हाल ही में मेरा सिलेक्शन डीएसएसबी में अंडर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एज अ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हुआ है और अभी मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ही वर्किंग हूँ। यूपीएससी में ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है और मैंने ये सफलता तीसरे अटैम्प्ट में पाई है और ये मेरा 2nd इंटरव्यू था इस बार। और अब मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी। यूपीएससी जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है ये 2 फेज़ में होता है। पहला होता है रिटन एग्ज़ाम एंड देन उसके बाद होता है इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम में 3 दिन होता है, 3 दिन का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। 3 दिन में 6 पेपर होते हैं जिसमें सबसे पहला होता है जनरल इंग्लिश का और पहले दिन होता है जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ का। ये दोनों 3-3 घंटे के पेपर होते हैं एंड 100 मार्क्स ईच के पेपर होते हैं। जनरल इंग्लिश में मैं अपनी स्ट्रेटजी बताना चाहूँगी कि मैंने जनरल इंग्लिश कैसे प्रिपेयर किया। जनरल इंग्लिश में मैंने 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था। वो था एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग एंड एक्सटेंशन राइटिंग, उसे हम पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं। ऐसे राइटिंग में मैं डेली प्रिपेयर नहीं करती थी, मैं वीकली प्रिपेयर करती थी। मैं कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करती थी हर वीक कि मेरे को एक ऐसे मेरे को लिखना ही है। और प्रिसाइज राइटिंग मैंने शुरू से नहीं की, बट जब एग्ज़ाम के 2 महीने 3 महीने रह गए तब मैंने अपनी प्रिसाइज राइटिंग शुरू की और मैं वीक में 2 ऐसे लिखा करती थी। और प्रिसाइज राइटिंग के लिए और उसके साथ ही एक्सटेंशन राइटिंग भी मैंने अराउंड 2 मंथ बिफोर शुरू की थी और उसको मैं हर रोज़ टाइम दिया करती थी। मैं एक एक्सटेंशन राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग डेली लिखा करती थी। उसके लिए जो मैंने बुक फॉलो की थी वो थी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बाय अरिहंत। मैंने इसी बुक से अपना ऐसे, अपना प्रिसाइज और अपना एक्सटेंशन राइटिंग प्रिपेयर किया था। और साथ ही जो मैं जीएस के बारे में बताना चाहूँगी कि जीएस में मैं बहुत वीक थी। मतलब जो मैंने अपनी जीएस की थी वो स्कूल लेवल पे ही की थी। उसके बाद से मुझे बहुत शुरू से स्टार्ट करना था। मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी जीएस से, मेरे को हमेशा डर लगा रहता था। पर फिर भी क्योंकि यूपीएससी का ये है कि आपको जीएस तो करना ही होता है, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने हिस्ट्री जो की उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बना लिए कि कुछ क्वेश्चंस के नोट्स बनाए और उनके आंसर लिख के उनसे प्रिपेयर किया। मैंने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही किया था प्रिपेयर, मैंने मेडिवल और एंशिएंट नहीं किया था। और कुछ प्रीवियस ईयर्स देखे थे, पास्ट ईयर्स देखे थे, लास्ट 6 to 12 ईयर्स के। तो मैंने वो पैटर्न देख लिया था कि हिस्ट्री में ज़्यादातर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही हिस्ट्री प्रिपेयर की थी। देन कम टू ज्योग्राफी सेक्शन। उसके लिए मैंने जो एनसीईआरटी है 6 to 12 की, वो जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मैंने उससे नोट्स बनाए थे, क्वेश्चन आंसर बनाए थे। फिर उसके बाद से मैंने अपने 3 साल में सिर्फ उन्हें ही रिवाइज़ किया। और जो 6 to 12 के जो एनसीईआरटी आई थिंक वो मोर देन इनफ है ज्योग्राफी के लिए। आप करते हो तो आप उसका नोट्स बना लो, उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा कि आपको एट दी एंड जो रिवीजन होगी उसमें बहुत ज़्यादा वो आपको हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पॉलिटी की, तो पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत बुक फॉलो की थी। लक्ष्मीकांत से आपको हर टॉपिक नहीं करना है। मैंने था कि मेरे को कुछ स्पेसिफिक टॉपिक करने हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसका जुडिशियल रिव्यू और जितने भी रेलेवेंट टॉपिक थे मुझे लगे जो पास्ट ईयर्स में पूछे जा रहे हैं, वो सब मैंने लक्ष्मीकांत से फॉलो किए थे। उसके बाद अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ, इकोनॉमी में ज़्यादातर मैंने करंट अफेयर्स फॉलो किया था। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्टडी लवर वी एक चैनल है, उससे मैं डेली करंट अफेयर्स किया करती थी। द हिंदू एडिटोरियल, वहाँ से बहुत अच्छे से वो सिखाते हैं। द हिंदू एडिटोरियल मैं किया करती थी और मैं न्यूज़पेपर भी रेगुलर फॉलो किया करती थी। रेगुलर में
उसमें ये होता था कि आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होती है जो आपकी जनरल इंग्लिश में काम आती है, और साथ ही वहाँ पे मतलब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो आपको प्रिसाइज़ में भी वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये थी मेरी जीएस और इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। और एक और बात कि मैं इसकी रिवीजन डेली किया करती थी, क्योंकि मेरी जनरल जो स्टडीज़ है वो मेरे को लगता था कि मेरी वीक है। तो मैं डेली इसको, मैंने अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ पहले यानी जनवरी 2020 में स्टार्ट कर दी थी, और एग्ज़ाम अक्टूबर 2020 में थे। तो मैंने कभी भी जीएस और इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं छोड़ी, ऑल्दो स्टैटिस्टिक्स भी किया, बट मैं अगर टाइम देती थी तो मैं 1 घंटे का टाइम ज़रूर देती थी अपनी जीएस को और इंग्लिश को। अब बात करेंगे दूसरे दिन की। दूसरे दिन में स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 और पेपर 2 होता है। सबसे डिफ़िकल्ट पेपर जो मुझे लगता है पर्सनली वो है स्टैटिस्टिक पेपर 1, क्योंकि नॉट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट वो बहुत लेंदी हो जाता है पेपर। लाइक आप कितनी प्रिपरेशन कर लो उसकी, बट आपका वो, अगर आपको पेपर आता भी होगा ना तो वो रह ही जाता है, मतलब समहाउ वो बहुत लेंदी हो जाता है पेपर। तो पेपर 1 के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थी कि सबसे पहले जो बेसिक जो सब बताते हैं कि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बुक फॉलो मैंने की थी, उसके मैंने नोट्स बना लिए थे ताकि मेरे को बार बार बुक्स ना पढ़नी पड़े। उसके मैंने बैक क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, बैक क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने उसके भी नोट्स बना लिए थे। और पेपर 1 में ऐसा होता है कि बहुत वास्ट सिलेबस है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं। तो उसमें ये था कि मैंने अपने नोट्स बना लिए थे ताकि रिवीजन के टाइम पे सिर्फ मैं उन्हें ही फॉलो कर सकूं। पेपर 1 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है न्यूमेरिकल एनालिसिस और तीसरा है कंप्यूटर। तो ऑन अ सीरियस नोट कि मैंने कंप्यूटर की प्रिपरेशन तो ऐसा नहीं की थी। मैंने जब अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो उसमें मैंने कंप्यूटर की प्रिपरेशन की थी बाय बुक रीमा थरेजा, बट लेकिन समहाउ मेरा कंप्यूटर कोई बैकग्राउंड है नहीं और मेरे को इतना इंटरेस्ट आया भी नहीं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज में बिलीव करती थी। तो जो थ्योरेटिकल है वो मैं नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने अपना कंप्यूटर स्किप किया था। बट कंप्यूटर मैं सजेस्ट करूँगी आप छोड़ के ना जाएं, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है। मैंने जो गलती की है उस चीज़ का मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप वो भी करें, कंप्यूटर करके जाएं। और न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए मैंने एस.सी. सक्सेना बुक फॉलो की थी, और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के लिए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और बाय गुप्ता एंड कपूर। और साथ ही में मतलब मैं अपना प्रीवियस अटैम्प्ट्स और इसकी जो गलतियाँ बताऊँ, तो पेपर 1 की गलतियाँ बताऊँ, तो जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ना, मैंने मतलब बहुत कम प्रिपरेशन की थी। मैंने उस टाइम पे इतना ज़्यादा नोट्स भी नहीं बनाए थे, ऑल्दो मैंने नोट्स बनाए थे, बट उस टाइम पे मैं रिवीजन नहीं कर पाई थी। और मेरे उस टाइम पे इतना नेगेटिव मार्किंग हो गई थी कि मैं उस चीज़ को, कि मेरा उससे एग्ज़ाम उस टाइम पे क्लियर नहीं हो पाया था। सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि मैं इस पेपर को अकॉर्डिंग, जैसे एग्ज़ाम में हम बैठते हैं, मैं उस टाइम उस पर बैठूँगी, उसकी तरह पेपर सॉल्व करूँगी, और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना पेपर दिया। और फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेपर 1 में, जो अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा लेंथी लगेगा। मेरे को चीज़ें आते हुए भी मैं अपना नहीं कर पा रही थी इस अटैम्प्ट में। तो पेपर 1 के लिए मैं कहूँगी कि अगर आपको कुछ आता भी होगा ना, तो वो चीज़ आप मतलब उसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में भी 3 पार्ट होते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, लीनियर मॉडल एंड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। पेपर 2 सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर होता है। अगर मैं 6 पेपर की बात करूँ तो सबसे अच्छा पेपर मुझे, स्कोरिंग पेपर मुझे पेपर 2 ही लगता है। मेरे पिछले अटैम्प्ट में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे पेपर 2 में, और इस बार भी मतलब मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस पेपर में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए अगर मैं बुक बताऊं तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अगेन गुप्ता एंड कपूर मैंने फॉलो की थी, और साथ ही में स्टैटिस्टिकल फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय गुण गुप्ता एंड दास गुप्ता, वो मैंने फॉलो की थी। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने मॉस्पी की वेबसाइट से डिवीज़न, जो एनएसएसओ डिवीज़न होती है, स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न होती है, जो डिवीज़न्स होती हैं उनके बारे में पढ़ा था।
और एनएसएसओ कौन कौन से सर्वे कंडक्ट कराता है, क्या सब्जेक्ट कवरेज है उसकी, वो सब पढ़ा था मैंने उसके बारे में। और बहुत सारे जो नोट्स हैं, और इसके लिए ऑफिशियल के लिए हमें इकोनॉमी भी पढ़ना ज़रूरी होता है, जैसे कि जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो इसके लिए मैंने कुछ ऑनलाइन नोट्स गूगल करके मैंने इन टॉपिक के बारे में पढ़ा था। अब पेपर 2 में थर्ड पार्ट होता है लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल के लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की थी, मैंने अपने ग्रेजुएशन के नोट्स ही फॉलो किए थे। और अगर अनोवा का जो पोर्शन है वो मैंने फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से किया था बाय गुप्ता एंड कपूर। तो लीनियर मॉडल के लिए, और हाँ, मैंने गुजराती से जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है वो उसके भी नोट्स बना लिए थे, तो वो मेरे को लीनियर मॉडल में हेल्प किया था। और अब मैं बात करूँगी तीसरे दिन की। तीसरे दिन में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 3 में अगेन 3 पोर्शन होते हैं, सैम्पलिंग, इकोनोमेट्रिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इंडेक्स नंबर्स, डिमांड एनालिसिस और टाइम सीरीज़। मैंने जो किया था वो मैंने इंडेक्स नंबर बहुत अच्छे से किया था, अगेन वो फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड बाय गुप्ता एंड कपूर से किया था। और जो डिमांड एनालिसिस भी है वो भी मैंने उसी बुक से फॉलो किया था। पर मैंने टाइम सीरीज़ इतना अच्छे से नहीं किया था, जो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स थे मैंने बस उतना ही पढ़ा था टाइम सीरीज़ के लिए। टाइम सीरीज़ का मैंने इतना ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। और सैम्पलिंग मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, और उसके लिए मैंने आईआईटी कानपुर के शलभ सर के नोट्स फॉलो किए थे। वो ईज़िली ऑनलाइन अवेलेबल हैं और बहुत ही प्रिसाइज़ और कंसाइज़ हैं। उससे मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे और उसी को ही मैंने फॉलो किया था, आईआईटी कानपुर के नोट्स को। एंड इकोनोमेट्रिक्स के लिए मैंने दामोदर गुजराती बुक फॉलो की थी। वो भी अगेन उसमें आपको सारे टॉपिक तो करने ही हैं ही, और साथ के आपको उसको बहुत अच्छे से थॉरोली उसके नोट्स बना लेने हैं। मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नोट्स बना लिए थे सारे, और उनको ही मैंने अपने सेकंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट में रिवाइज़ किया था। ठीक है, तो पेपर 3 आपका बहुत लेंदी रहता है, इसका बहुत वाइड सिलेबस है, और ये मतलब ये भी वन ऑफ द टफेस्ट पेपर मैं कहूँगी। पर मेरे लिए पेपर 1 सबसे ज़्यादा टफ़ था। पेपर 3 मेरे को सैम्पलिंग पसंद था, तो इसलिए मैंने ईज़िली कर लिया था। एंड देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ पेपर 4 की, पेपर 4 में हमें 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। मैंने चूज़ किया था डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स मैंने फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय गुप्ता एंड कपूर ही फॉलो की थी उसके लिए। एंड उसके बाद अप्लाइड वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मैंने किया था, मैंने 2012 से लेके अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर थे उनके क्वेश्चंस को निकाला, और उनके क्वेश्चंस को ही मैंने प्रैक्टिस किया था अपने इस प्रिपरेशन के दौरान। खासकर मैंने अपने सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट में मैंने नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और डेमोग्राफी और वाइटल स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस इतना कंसाइज है कि आपको अगर आप उतना फॉलो कर लेते हो ना, तो उतना भी आपको सफिशिएंट रहता है। ठीक है, एंड देन मैं बात करूँगी डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए अगेन वो ग्रेजुएशन लेवल का ही सिलेबस आता है उसमें, तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसका जो सिलेबस है वो भी बहुत कंसाइज है। मैंने डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बाय गुप्ता कपूर फॉलो की थी, और उसके साथ ही मैंने अपने ग्रेजुएशन के नोट्स फॉलो किए थे उसके लिए, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए। एंड इसी तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। मैं अपनी मिस्टेक्स भी बताना चाहूँगी कि मतलब मैंने अब क्या इम्प्रूव किया, कि मेरा जो पिछली बार था वो मेरा इंटरव्यू नहीं निकल पाया था। मैंने अब इंटरव्यू, मेरे जो रिटर्न मार्क्स थे वो भी इतने अच्छे नहीं थे, इतने कुछ अप टू द मार्क नहीं थे अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने ना पेपर 1 में बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग की थी। इसका जो इम्प्रूवमेंट है वो मैंने इस अटैम्प्ट में इम्प्रूव किया है। मैंने कोशिश की है कि आप मतलब मैं ये बताना चाहूँगी, आप भले ही अराउंड 80 क्वेश्चंस आते हैं, आप भले ही 40 क्वेश्चंस करें, बट आप उन पे बहुत कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आपको वो जो आपने जो 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हों पेपर 1 में। ठीक है,
पेपर 2 के लिए मैंने अगेन मैंने सब कुछ बहुत रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो मतलब आपने कितना ही कुछ पढ़ा हो वो आपका नहीं कवर हो पाएगा। तो मैंने इस अटेम्प्ट में रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया था, जबकि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में इतना फोकस नहीं किया था। और साथ ही साथ इस अटेम्प्ट में मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम वाला पैटर्न फॉलो किया था। मैंने 4-5 मॉक दिए थे, अराउंड 4-5 मैंने मॉक दिए थे। वो भी इसकी कोई टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं है। तो मैंने खुद से क्वेश्चन बनाए अपने एंड खुद से ही उन्हें सॉल्व करके, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मेरी हेल्प करी। हमने क्या किया था कि पेपर 1 में हमने सबने मिलके क्वेश्चंस बनाए कुछ, और फिर उनको अकॉर्डिंग टू लाइक 2 आवर का पेपर होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उनको सॉल्व किया। तो ये तो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी मैंने सेम स्ट्रेटजी फॉलो की थी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और ये भी मैंने किया था कि इस बार मैंने जो IIT जैम के पेपर होते हैं वो MCQ के फॉर्म में होते हैं, BHU के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी MCQ के फॉर्म में होते हैं, तो वो भी मैंने इस बार रिवाइज़ किए थे। मतलब जितना MCQ मैं कर सकती थी उतना मैंने इस बार किया था। तो ये मतलब मेरे को इस बार का बेनिफिट लगा कि शायद मतलब इसी वजह से ही मैं थोड़ा इतना इम्प्रूव कर पाई हूँ कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो गया है। पेपर 3 और पेपर 4 की मैं बात करूँ तो उसमें भी मैंने बहुत रिवीजन पे फोकस किया था, और ख़ासकर मैं कोई भी चीज़ ना मेरे को याद करके ऐसे याद नहीं रहती है, मतलब पढ़ लो मेरे को याद नहीं रहती है। मैं हर चीज़ लिख लिख के देखा करती थी, चाहे फिर मैं कितनी भी अगर मैंने 2 या 3 बार भी रिवीजन किए हैं तो उसको भी मैंने लिख लिख कर ही रिवाइज़ किया है। ये मेरी स्ट्रेटजी थी। बाकी बहुत लोगों को पढ़कर भी याद हो जाता है, पर मेरे को हर चीज़ लिख कर ही याद होती थी। इवन मैं GS और इंग्लिश भी उसके जो भी आंसर लिखती थी वो भी मैं लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करती थी। तो इसी वजह से शायद मेरा ये मतलब इस बार मैं सक्सेसफुल हो पाई हूँ। और अब मैं बात करूँ इंटरव्यू की, ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था इंटरव्यू का। इंटरव्यू में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट इतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि UPSC का इंटरव्यू है, वहाँ पे 4 मेंबर होते हैं, तो आप इतना प्रेशराइज़ हो जाते हो आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो मतलब मैं उस टाइम पे इतना इंटरव्यू अपना अच्छा नहीं दे पाई थी, और जबकि इस बार का जो इंटरव्यू है मेरा वो बहुत अच्छा गया था। इस बार का मेरा इंटरव्यू अराउंड ऑन एन एवरेज 20 to 25 मिनट चला था, और इस बार मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मेरा रिटन काफ़ी अच्छा गया था लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। और बोर्ड मेंबर भी इस बार बहुत लीनियंट थे, बहुत मतलब उन्होंने मेरे से जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे वो रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट थे, कुछ भी आउट ऑफ बॉक्स कुछ भी नहीं था ऐसा। तो इस बार के इंटरव्यू के लिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, तो इसलिए शायद ही मेरा सिलेक्शन हो पाया है। एंड फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपने ऊपर भरोसा रखा, 3 अटैम्प्ट दिए। 17 में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई थी। उसके बाद से मतलब मैंने अपने आप पर भरोसा रखा कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगी, क्योंकि ये मेरी सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है जो मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में किए हैं। तो लास्ट में बस ये कहना चाहूँगी कि आपको ना अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत डेडिकेशन के साथ करो, उसमें पूरा अपना 100% दो, तो आपको अल्टीमेटली सक्सेस मिल ही जाएगी। फिर चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड अटैम्प्ट हो या आपका लास्ट अटैम्प्ट क्यों ना हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप कंसिस्टेंटली करें कोई भी काम। मैं बहुत 10-12 घंटे नहीं पढ़ा करती थी, पर मैं डेली कंसिस्टेंटली पढ़ा करती थी। अपना एक रूटीन बनाए, अपना एक मैंने टाइम टेबल बना रखा था जो मैं डेली फॉलो किया करती थी। तो कुछ चीज़ें हैं ये जो मतलब मैं अपनी आपको बताई हैं, अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप भी ये सब फॉलो करें। इसलिए थैंक यू सो मच। एंड मैं DKT को भी थैंक यू कहना चाहूँगी इसके लिए कि मुझे उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के सामने शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।